तो स्वागत है आपका हमारे पीआरएस फंड एग्जाम चैनल में। तो आइए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसी में हम लोगों का जो है मूल अधिकार खत्म हो गया है। अब हम आते हैं डीपीएसपी पे। डीपीएसपी क्या है? हमारे राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्व का मतलब ये है कि कैसे हमारे राज्य को सुंदर और अच्छा और बहुत ही अच्छा बनाने के बारे में बताया गया है। इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारे राज्य में कैसे हम लोग लोगों के कल्याण के लिए कोई योजना चला सकते हैं, ग्राम पंचायत का गठन कर सकते हैं और कैसे हमारे जो है कर्मचारियों के लिए अच्छा कुछ कर सकते हैं, उसी के बारे में इसमें बताया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, तो इसमें देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है इनको जो है ऑस्ट्रेलिया आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो अगर पूछा जाएगा सीधे सीधे, और ये भाग 4 में है, चैप्टर नंबर 4 में इसको दिया गया हमारे संविधान में। और हम इसी में देखते हैं तो ये क्या है, इसका उद्देश्य है लोग के कल्याण के लिए काम करना। और इसका जो मेन मोटिव है वो है समाज को अच्छे से अच्छे वर्जन में अपग्रेड करते रहना। और हमारे नेताओं के द्वारा जो भी भाषण दिए जाते हैं कि ऐसे करेंगे, ये करेंगे, राशन देंगे, मुफ्त पानी देंगे, बिजली देंगे, दवा देंगे, यही सब सारी चीजें जो है इसमें बताई गई है। और इसको कैसे बताई गई है उसी के बारे में हम लोग इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 36 में। इसमें जो है इसकी परिभाषा दी गई है कि किस प्रकार जो है राज्य को अच्छा किया जाए, क्या क्या किया जाए उसमें, जो राज्य हमारा आगे बढ़े। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो सारी चीजें हैं, जितना भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व बताए गए हैं, उसको हम लोग किसी भी कोर्ट में जाकर के ये नहीं कर सकते कि ये क्यों नहीं लागू किया गया। ये वैसे ही है जैसे कि हम लोग नेताओं के द्वारा भाषण सुनते हैं कि ये कर देंगे, रोड बनवा देंगे, यहाँ पुल बनवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन जमीन स्तर पे करना क्या है, ये उनकी मंशा होगी, जो उनका मोटिव होगा वो करना चाहेंगे वही करेंगे। कोई इस पे कोई ब्लेम या आक्षेप नहीं कर सकता कि नहीं ये करना ही चाहिए। जैसे हमारी जो सरकारें आती हैं वो अपना मैनिफेस्टो लाती है जिसमें बताती है कि हम ये करेंगे, लेकिन वो करें या ना करें वो उनकी मर्जी है, उस पर आप जाकर के कहीं भी कंप्लेन नहीं कर सकते। उसी तरीके से हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जिनके बारे में हम कहीं भी अपील नहीं कर सकते। और ये भाग 4 चैप्टर नंबर 4 में पाया मिलता है, वो भी संविधान में। और इसका जो अनुच्छेद है 36 से 51 तक इसको मतलब संविधान के रूप में दिया गया है। अनुच्छेद 36 में केवल और केवल परिभाषा बताई गई है कि राज्य क्या करेगा, कैसे काम करेगा, किस प्रकार से, इसकी पूरे डीपीएसपी की परिभाषा दी गई है। उसके बाद इसमें बताया गया अनुच्छेद 37 में कि ये मतलब वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य का मतलब हम इसको सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इस पे अपील नहीं कर सकते, हाई कोर्ट में हम जाकर इस पे अपील नहीं कर सकते। उसके बाद हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 38 में। अनुच्छेद 38 में कल्याण के लिए काम बताया गया है, लोक कल्याण के लिए। अब लोक कल्याण कैसे होगा? मान लीजिए समाज में हम लोग अच्छी व्यवस्थाएं लागू कर दें, जैसे लोगों के लिए एक अच्छा खेलने के लिए पार्क हो गया, या उनके लिए पढ़ने के लिए लाइब्रेरी हो गई, या लोगों को एक अच्छे से प्रतिस्पर्धा कराई जाए, या कुछ ऐसा काम किया जाए जिसमें सार्वजनिक रूप से सारे लोगों का, समाज का भला हो। ऐसे ही काम को हम जो है लोक कल्याण, जैसे हम लोगों के यहाँ लोक कल्याण विभाग है उसके द्वारा रोड भी बनवाई जाती है, वैसे ही ये अनुच्छेद 38 में बताया गया लोक कल्याण के लिए काम। उसके बाद हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 39 में वादे किए गए हैं कई प्रकार के महिलाओं के लिए जरूरी कुछ करेंगे, भौतिक संसाधन पे सबका स्वामित्व होगा। मतलब जो भी इस देश के अंदर सारी चीजें मिलेंगी उन पे जो अधिकार होगा वो समान रूप से सबका होगा। लेकिन आप लोग देखते हैं अधिकार तो केवल बड़े बड़े उद्योगपतियों का है और किसी का नहीं है। ठीक है, इसमें मतलब ये कहने का मतलब ये है, इसको पढ़ना इसलिए जरूरी है कि इसके बारे में हम लोग समझे अच्छे से, इसमें दिया क्या क्या गया है। लेकिन जो ये डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इसमें जो बताया गया है इसको हम लोग कहीं भी चैलेंज नहीं कर सकते और इसमें किसी के ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगा सकते। ये हमारे मूल अधिकार की तरह नहीं है, ये कुछ दूसरी टाइप का है। और ये हम देखते हैं तो अनुच्छेद 40 इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अनुच्छेद 40 से ही हम लोगों के बारे में पूछा जाता है कि ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में दिया गया। पूछा जाता है सीधे सीधे क्वेश्चन कि ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है। तो ये ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत भी आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि ये यहाँ से निकल के ये मान लो डीपीएसपी में दिया गया है, तो इसको सरकारी चाहे तो लागू करे और चाहे तो ना लागू करे। लेकिन फिर हम आगे इसमें देखेंगे, इसमें संशोधन करके इसको जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया जो कि वाद योग्य है। उसके आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं। तो अनुच्छेद 41 में कुछ काम के बारे में, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार के बारे में बताता है। ये मान लीजिए हम रेल से जा रहे हैं तो टिकट लेकर के, तो हमको ऐसी ऐसी फैसिलिटी मिलेंगी और ये होगा। उसके बाद हम आगे देखते हैं अनुच्छेद 42 में। तो इसमें बताया गया है काम की न्याय संगत और मान उचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। मतलब महिलाओं की डिलीवरी होगी तो उसमें उनको सहायता दी जाएगी, सरकार की तरफ से कुछ रुपए पैसे दिए जाएंगे, कुछ खाने के लिए दिए जाएंगे, और काम जो किया जाएगा उसकी जो है प्रकृति को चेक किया जाएगा कि वो कैसा काम है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 43 अनुच्छेद नंबर 43 में देखते हैं कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आज। इसमें जो है कोई काम कर रहा है तो उसकी निर्वाह के लिए कितनी मजदूरी चाहिए उसको, उसके बारे में बताया गया है। नागरिकों के लिए एक समाज सिविल संहिता, एक समाज सबको बनाने के लिए एक सिविल संहिता की बनाने की आवश्यकता है, ये बताया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 45 में बताया गया है कि 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था तक देखरेख और शिक्षा का उपबंध। जैसे इसी को हम लोग पढ़ते हैं उसमें अनुच्छेद 21 में, तो हम लोग देखते हैं कि 6 से 14 वर्ष के लिए अनिवार्य शिक्षा भी दी गई है, जैसे हम लोगों ने मूल अधिकार पढ़ा है उसमें इसी के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 46 में देखते हैं हम लोग, तो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि की जाएगी। जो जनजाति है उनको हम लोग अच्छे से खाना देंगे और शिक्षा भी उनको देंगे, इसी के बारे में बताया गया है। फिर हम लोग अनुच्छेद 47 देखते हैं, तो इसमें बताया गया है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा। स्टेट का जो कर्तव्य होगा वो सबके खाने का जो मैटर होता है उसमें जैसे आयरन होते हैं और मुख्य पोषक तत्व होते हैं उनको उसमें बढ़ाना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कृषि एवं पशुपालन, अनुच्छेद 48 में बताया गया है। उसके बाद ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बनता है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण हमारी सरकार के द्वारा किया जाता है, वो किस अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 49 से ही हम अपने राष्ट्रीय महत्व का मतलब जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, इन सबकी इसी के तहत जो है संरक्षण प्रदान किया जाता है, जिसमें पुलिस फोर्स लगा के उनका जो है रखरखाव और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी ली जाती है। फिर हम लोग आगे देखते हैं अनुच्छेद 50 में। तो अनुच्छेद 50 में बताया गया है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक। अब मान लीजिए लोकसभा है, लोकसभा और राज्यसभा।
और इधर सुप्रीम कोर्ट है, तो इन दोनों में दूरी रखी जाएगी। ऐसा नहीं कि जो इसी से सब दोनों लोग मिले हुए हैं तो एक हो जाएंगे तो फिर एक जैसा काम करेंगे, कोई वो चोर कहेंगे ये चोर है तो चोर हो जाएगा, तो ऐसे नहीं चलेगा, इन दोनों में अलग अलग किया जाएगा। और ये अनुच्छेद 51 भी जो है बहुत महत्वपूर्ण है, ये बताता है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि। ये जैसे यूएनओ का चार्टर है उसी के तहत हमारे यहाँ अनुच्छेद 51 है, इसके बारे में बताता है कि जो है हमको शांति स्थापित करनी है, हमको लड़ना मरना नहीं है कि हम लोग आपस में लड़ते मरते रहे, कई देश में लड़ते रहे, इनके बारे में बताया गया है। फिर हम लोग इनमें आगे चलते हैं, इनमें देखते हैं जैसे कुछ जो है संशोधन भी इसमें किए गए हैं, उनको हम लोग देखते हैं। हाँ, तो जैसे ये देखो 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ, तो 42वें संविधान संशोधन को हम लोग जो है ये मिनी संविधान भी बोलते हैं। इसमें इतने ज्यादा संशोधन किए गए हैं कि इसको मिनी संविधान भी माना जाता है। तो 1976 में हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 39 में जोड़ करके समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता कर दी गई। समान न्याय से मतलब है सबके लिए कानून समान होगा और सबको अगर कोई कानून की या किसी को कोई केस लड़ना है तो उसके लिए सहायता भी निःशुल्क रूप से दी जाएगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 43 के काम में अनुच्छेद में 43 में जोड़ा गया, तो इसमें बताया गया कि उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। कर्मकारों का भाग लेने का मतलब है जैसे कोई स्पेशल कोई काम जानता है तो वो भी उद्योगों में भाग ले सकता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 48 से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं कि हमारा जो पर्यावरण है, पर्यावरण ये संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो पर्यावरण जो है ये 48 के ए में या का में दिया गया है, ठीक है। और फिर हम लोग आगे देखते हैं, इसमें देखिए ये तो मान लीजिए 342 संविधान संशोधन के द्वारा ही पर्यावरण शब्द को जोड़ा गया है कि पर्यावरण का संरक्षण भी करना है और इसमें संवर्धन भी करना है, लेकिन ये तो दिया गया है, लेकिन ये कोई वाद योग्य तो है नहीं, तो इस पे कोई सरकार या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता कि पर्यावरण को क्यों दूषित किया जा रहा है, क्यों काटा जा रहा है। फिर आगे हम लोग देखते हैं इसमें 86वां संविधान संशोधन है, इसमें अनुच्छेद 45 में जो है एक लाइन और बढ़ा दी गई कि राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देख रहे। इसमें जो हम लोग देखते हैं आंगनबाड़ी कार्यक्रम जो चलाया गया है वो यहीं से सीधे सीधे चलाया गया है। आंगनबाड़ी में क्या होता है कि 6 वर्ष से छोटे बच्चों के लिए रिफाइंड और तेल वगैरह और दाल वगैरह दी जाती है कि इससे जो है बच्चे अच्छे बने और मजबूत बने, हमारा देश का जो भविष्य है आने वाला वो और ज्यादा मजबूत हो। और फिर आगे हम लोग देखते हैं कि 97वां संशोधन किया गया 2011 में, इसमें 43 के खा में सोसाइटी जोड़ दिया गया। जैसे मान लीजिए कोई सहकारी, सरकारी ना होकर कोई सहकारी कोऑपरेटिव मतलब अर्ध सरकारी इसको भी बोलते हैं, तो ऐसी सोसाइटियों का निर्माण भी हो सकता है। तो इसमें क्या है कि इसको बनाने से प्राइवेट और सरकारी दोनों लोग मिल करके समाज के लिए कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये आज की क्लास थी। आज हम लोगों ने देखा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो ये चैप्टर नंबर 4 में पाए गए हैं। और फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये पूछा जाएगा कि कहां से लिए गए हैं, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। फिर इसमें है क्या अगर पूछा जाएगा तो इसमें लोक कल्याण के लिए कानून है, कुछ काम बताए गए हैं, लेकिन हम लोग उसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाके उस पर अपील नहीं कर सकते, वो वाद योग्य नहीं है। फिर अनुच्छेद 36 में हम लोग देखते हैं तो इसमें डीपीएसपी की परिभाषा बताई गई है। और फिर अनुच्छेद 37 में यह भी बताया गया है कि इसको हम लोग कहीं भी सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी इसको हम लोग अपील नहीं कर सकते इसके बारे में। फिर आगे हम लोगों ने पढ़ा इसमें कि अनुच्छेद 38 में लोक कल्याण के लिए काम करेगी। लोक कल्याण से मतलब है कि लोगों का कैसे कल्याण हो उसके बारे में इसमें बताया गया है। फिर इसमें यह भी बताया गया कि कई प्रकार के वादे की स्त्रियों की स्थिति सही हो, समाज में गरीबों की मदद हो, ऐसे कई प्रकार के वादे किए गए हैं इसमें। फिर आगे हम लोग देखते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन बताया गया है। फिर आगे हम लोग देखते हैं तो इसमें अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के बारे में बताया गया है और 44 में नागरिकों के बारे में। और फिर हम लोग यहाँ से देखते हैं ये अनुच्छेद 49 को हम लोगों ने बताया था कि राष्ट्रीय महत्व के जैसे ताजमहल लाल किले के बारे में संरक्षण प्रदान करता है। और अनुच्छेद 50 को जो है कार्यपालिका और न्यायपालिका से दोनों को अलग करता है। फिर अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में बताया गया। जैसे यूएन बना, सब लोग जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो सब सारे देश आपस में लड़ रहे थे, तो उनको रोकने के लिए और उनमें सद्भावना विकसित करने के लिए एक दूसरे को मदद करने के लिए ही जो है बताया गया इसके बारे में, ठीक है। तो ये रही आज की हमारी क्लास, फिर हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है। धन्यवाद।